क्वेश्चन देखेंगे, हेक्साडेसिमल प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है? तो हेक्साडेसिमल की बात की जा रही है, तो हम बता सकते हैं हेक्साडेसिमल में कितनी होती है, 16 होती है हेक्साडेसिमल में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। बाइनरी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। ऑक्टेल में ये हो जाएगा आपका 8, डेसिमल में 10, ठीक है, और हेक्साडेसिमल में 16। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से एंड गेट का प्रतीक चुनिए। तो एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट, 3 गेट होते हैं हमें पता है, एंड, आर और नॉट। तो हमें पता है नॉट गेट तो इस टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, नॉट गेट कैसा होता है, एंड गेट आपका, ये एंड गेट इस टाइप से मिलेगा दोस्तों, ये आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, आर गेट, ठीक, और नॉट गेट आपका कैसा रहेगा, ये आपका नॉट गेट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गेटों में से किन्हें यूनिवर्सल गेटों की संख्या में दर्शाया जाता है? तो यूनिवर्सल गेट में किसको दर्शाया जाता है रूप में, एंड गेट और ऑर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, या ऑर गेट या एक्सऑर गेट, या नैंड गेट या नैंड गेट। तो एंड गेट, नैंड गेट, इनमें से क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गेट की बात की जा रही है। तो यूनिवर्सल गेट में एक तो नैंड गेट यूज किया जाता है और सेकेंड है आपका नॉर गेट। ये दोनों गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जब एक समांतर प्लेट संधारित कैपेसिटर के प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो संधारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन सी कम हो जाती है, ऑप्शन डी उच्च व निम्न के बीच उतार चढ़ाव रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर के प्लेटों के क्षेत्र में यदि वृद्धि की जाए, मतलब कि एरिया यदि बढ़ाया जाए, तो कैपेसिटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो कैपेसिटेंस जो है, धारिता, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अनुनाद पर कैपेसिटिव इंडक्टिव प्रतिघात के बीच में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन बोल रहा है, रेजोनेंस अर्थात जिसे कहते हैं हम अनुनाद। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इक्वल एक्सी हो जाता है दोस्तों, दोनों इक्वल हो जाएंगे तब अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए फैराडे के नियम, ऑप्शन बी लेंज का नियम, ऑप्शन सी स्वप्रेरण, ऑप्शन डी है अन्योन्य प्रेरण। तो एक ट्रांसफार्मर जो है सिद्धांत है इसका, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, अन्योन्य प्रेरकत्व या इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ फैराडे लेंज का भी नियम दिया है, स्वप्रेरण भी दिया है, लेकिन अन्योन्य प्रेरण का जो सिद्धांत है ये इस इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जब द्वितीयक में घुमावों की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम होती है तब ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, विद्युत ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो प्राथमिक की तुलना में यदि कम हो, देखो द्वितीयक में घुमावों की जो संख्या है, टर्न की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम हो, तो ये हो जाएगा बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में क्या होता है दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम और करंट ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी जनरेटर का संचालन निम्नलिखित में से कौन से नियम पर आधारित है? तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है ये जो है किरचॉफ का नियम या फैराडे का नियम या नॉर्टन का नियम या अध्यारोहण का नियम। तो हमें पता है डीसी जनरेटर का जो संचालन होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा हुआ है हमने फैराडे का नियम, तो ये फैराडे के नियम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का कार्य क्या है? कम्यूटेटर तो प्रवाह की रेखाओं के लिए पथ उपलब्ध कराना, डीसी एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदलना, या घूर्णन के दौरान आर्मेचर को अवलंबन देना, या आवर्त धारा क्षति को कम करना। तो हमें पता है डीसी जनरेटर जो है उसमें जो कम्यूटेटर कार्य करता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है।
ठीक है दोस्तों, तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला एक ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट है। ये क्या है? ये मैकेनिकल अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, कम्यूटेटर का कार्य हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री उपयोग किया जाता है? तो ब्रश के लिए कौन सी सामग्री? ऑप्शन तांबा, कार्बन, स्टील, एल्युमिनियम। तो डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए कौन सी सामग्री यूज करते हैं? हम कार्बन का यूज करते हैं दोस्तों, कार्बन का यूज करते हैं, क्योंकि लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है दोस्तों, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरंग वाइंडिंग समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो तरंग वाइंडिंग, या इसको बोल सकते हैं हम अपने शब्दों में वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है? ए इक्वल एक होती है 2 और ए इक्वल एक में होती है पी। तो अब हमें पहचानना है कि ए इक्वल 2 किस में होगी? तो ये होती है वेव वाइंडिंग अर्थात तरंग वाइंडिंग में होती है ए इक्वल 2। और ये आपका जो ये होगी आपकी लेप वाइंडिंग में इक्वल पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की आपूर्ति के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए आर्मेचर प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, या ऑप्शन सी है बलाघूर्ण, डी में लिखा है प्रवाह। तो हमें पता है घूर्णन गति पैदा करने के लिए हमें बलाघूर्ण अर्थात टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ये शब्द बहुत जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर में निम्नलिखित मात्राओं में से कौन सी प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है? तो ऑप्शन ए है बलाघूर्ण, ऑप्शन बी है प्रवाह, जड़त्व, ईएमएफ। तो डीसी मोटर में मात्राओं की प्रत्यक्ष के रूप में आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक जो हो जाएगा, तो आई के प्रोपोर्शनल में या अनुपातिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क, बलाघूर्ण जिसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि वोल्टेज की आपूर्ति ई, पश्च बैक ईएमएफ ई बी, आर्मेचर विद्युत धारा आई ए और आर्मेचर प्रतिरोध आर ए, तो डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो हमें पता है ई इक्वल आई ए आर ए, सेकेंड में लिखा है ऑप्शन ई इक्वल ई बी प्लस आई ए आर ए, ई इक्वल ई बी माइनस आई ए आर ए, या ई बी इक्वल ई प्लस आई ए आर ए। तो हमें पता है ये किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर मोटर की बात की जा रही है। तो मोटर में जो होता है दोस्तों ये होता है माइनस, ठीक है। और यदि कैसा समझेंगे मोटर में माइनस, यदि ईबी का फार्मूला लगाएंगे तो ये ईबी इक्वल वी माइनस आई ए आर ए, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। अब यदि इसको हम क्या करें, यहाँ पर किसका समीकरण बोला है? ई को इधर ला दें हम, ठीक है। अर्थात कि ये वी की जगह हम ई वी लिख सकते हैं, इसको इधर ला दें तो ये फार्मूला कैसा बन जाएगा दोस्तों? ये फार्मूला बनेगा ऑप्शन बी के जैसे, ई इक्वल ई बी, फिर से लिखते हैं ई इक्वल ई बी प्लस आई ए आर ए, या ऐसा भी लिखा सकता है वी इक्वल ई बी प्लस आई ए आर ए। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि मोटर की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो पश्च बैक ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घटेगा, बढ़ेगा, या शून्य हो जाएगा। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें पता है यदि मोटर की घूर्णन गति अर्थात स्पीड एन बढ़ जाए तो बैक ईएमएफ मतलब ईबी का जो मान है ये भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन होता है दोस्तों, ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन। तो देखो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं, यदि ये स्पीड बढ़ जाएगी तो ईबी भी बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईबी भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस रिलेशन से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेप अप पर एक मोटर के पश्च बैक ईएमएफ का मान होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज की आपूर्ति के बराबर, ऑप्शन बी ड्रॉप के बराबर, या शून्य के बराबर, या वोल्टेज की आपूर्ति का आधा। तो स्टेप अप पर एक मोटर का ईबी बोला है, ठीक है। तो यहां पर बोला है स्टार्टअप, ठीक है दोस्तों, शब्दों को ध्यान देना। तो वोल्टेज की आपूर्ति के बराबर, या आर्मेचर ड्रॉप के बराबर, या शून्य के बराबर। तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग में तो ईबी का मान शून्य होता है, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि
बैक ईएमएफ जब वोल्टेज सप्लाई देते हैं हम, जब वोल्टेज सप्लाई अप्लाई किया जाता है, तो वोल्टेज अप्लाई करते समय क्या होता है दोस्तों, इस समय ईबी जो है बैक ईएमएफ डेवलप होता नहीं, इसलिए ईबी का मान स्टार्टिंग की कंडीशन में, स्टार्टअप की कंडीशन में 0 रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डीसी मोटर में एक स्टार्टर का क्या कार्य होता है? मोटर को शुरू करने में देरी करना, या धीरे धीरे तापमान बढ़ाना, या प्रारंभिक विद्युत धारा सीमित करना, या अधिकतम गति प्राप्त करना। तो डीसी मोटर का जो स्टार्टर है उसका कार्य है प्रारंभिक विद्युत धारा सीमित करना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, यही बैक ईएमएफ ईबी का मान 0 होता है। इसके कारण क्या है, ईबी जो जिससे उत्पन्न हुई इसका विरोध करती है बैक ईएमएफ, तो इसमें क्या है, इसके कारण ईबी का मान 0 होने के कारण क्या है, स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा हो जाती है। तो उसी करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मापन उपकरणों में वास्तविक मान के निकटतम मान को क्या कहा जाता है? एक्यूरेसी या वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू के निकटतम मान को क्या बोलेंगे? परिशुद्धता, एक्यूरेसी, या विश्लेषण, या सुस्पष्टता, या औचित्य। तो परिशुद्धता कहा जाता है जो एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी जो है ये वास्तविक मान का निकटतम मान होता है, वास्तविक मान का निकटतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यदि इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक गतिशील कॉइल मीटर किसका मापन कर सकता है? तो एक ऑप्शन ये है केवल एसी, ऑप्शन बी है केवल डीसी, एसी और डीसी दोनों केवल आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक गतिशील कॉइल जो मीटर है ये किसका मापन कर सकता है, ये कर सकता है डीसी का। ठीक है तो डीसी कैसा समझेंगे हम, एक होता है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसा समझ सकते हैं ये एमसी, और एक होता है एमआई टाइप का, ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों। तो ये एमसी ये डीसी में काम करता है, ठीक है, ये बोल सकते हैं क्योंकि ये कॉइल टाइप होता है, और एमआई ये एसी में काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा केवल डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और रोटर गति के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? तो वन जो है इसका स्लिप एस इक्वल 1 माइनस एस होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखेंगे हम सबसे पहले, तो लैग, फेज अंतराल, स्लिप, या लीड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्लिप, क्योंकि इसमें स्लिप होता है। तो स्लिप एस बराबर क्या होता है, 1 माइनस एन एस। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, या एन एस इक्वल 1 माइनस एस निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिया गया प्रतीक चिन्ह किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये जो प्रतीक चिन्ह है ये निर्दिष्ट करता है रुकने का संकेत, खतरे का संकेत, या लैंप का, या जंक्शन का। तो ये करता है दोस्तों लैंप का। किसका करता है, लैंप का संकेत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था। बाइनरी संख्या प्रणाली में ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। बाइनरी में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया बाइनरी में 2 होता है। ठीक है, डेसिमल में कितना होता है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशमलव संख्या 7 के समकक्ष द्विगुण मतलब बाइनरी संख्या क्या होगी? तो 7 का एलसीएम निकाल लो, दोनों साइड से देखो, इस टाइप से निकालते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, बचेगा कितना, 1 बचेगा। फिर 2 एकम 2, बचा 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, इस टाइप से ऐसा जाएंगे इधर से, तो 1 1 1, ये हो गया दोस्तों आपका दशमलव संख्या के समकक्ष में बाइनरी संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 111। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक द्वि इनपुट वाले लॉजिक गेट का आउटपुट केवल तभी उच्च होता है जब इनपुट 1 और आउटपुट 2 दोनों उच्च होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से गेट की संख्या पहचानो। तो एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, या नैंड गेट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंड गेट। ठीक है, ये एंड गेट का सिंबल हो जाएगा दोस्तों, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए गेट का नाम पहचाने। तो ये गेट है दोस्तों आर गेट, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है,
किस टाइप से बनाएंगे इसको हम, इसको इस टाइप से बनाएंगे, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका और गेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मापन उपकरणों का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वोल्ट की रेंज में वृद्धि करना, अमीटर की रेंज में वृद्धि करना, ओमीटर की रेंज में वृद्धि करना, या वाट मीटर की रेंज में वृद्धि करना। तो माप उपकरणों में शंट का उद्देश्य क्या होता है? इसमें होता है अमीटर की रेंज में वृद्धि करना। किसके रेंज में? अमीटर के रेंज में, एम्पियर मीटर के रेंज में वृद्धि करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, पैरेलल में एक रजिस्टेंस लगाते हैं, पैरेलल में क्या लगाते हैं, एक रजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगर का उपयोग आमतौर में किसके लिए किया जाता है? तो मेगर का उपयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों हम? बहुत उच्च शक्ति नापने के लिए, या बहुत उच्च वोल्टेज नापने के लिए, या बहुत उच्च विद्युत धारा नापने के लिए, या बहुत उच्च प्रतिरोध नापने के लिए। तो मेगर का जो उपयोग है आमतौर पर इसको किया जाता है हाई वैल्यू का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। हाई वैल्यू का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब कि हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस मापने में हम किसका यूज करते हैं? मेगर का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर क्या कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर डीसी जनरेटर की बात किया जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो हम क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा ये, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। और मोटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है मोटर, और जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में करता है। दोनों में चेंजेस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पर, जनरेटर का आकार पर, कॉइलों के प्रयुक्त पदार्थ और जनरेटर के प्रयुक्त ईंधन पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न वोल्टेज है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करेगा? तो ये प्रवाह लीकेज के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। मतलब जितना लीकेज जो होगा, लीकेज करंट, उस पर ये जनरेटर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर का कौन सा भाग रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन देखेंगे, आर्मेचर, पोल, कम्यूटेटर, या ब्रश। तो डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है? और रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अरे वैसा ही काम कम्यूटेटर का भी है ना, ये भी तो एसी जो उत्पन्न हुई है डीसी जनरेटर में उसको डीसी में परिवर्तित करता है। ये रेक्टिफायर, ये कम्यूटेटर का काम है। ठीक है, तो ये रेक्टिफायर की तरह काम करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को क्या कहते हैं? चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली, डीसी मोटर की बात की जा रही है। तो चुंबकीय मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने वाली जो है वाइंडिंग, इसको कहा जाता है डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, या फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, या प्राथमिक वाइंडिंग कहते हैं, या फ्लक्स वाइंडिंग बोलते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की डीसी मोटर की में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में जुड़ी होती है? अब ये जो आर्मेचर कॉइल है ये सीरीज में होना चाहिए। अब ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें यूज किया जाता है, मतलब सीरीज में कनेक्ट हो आर्मेचर के सीरीज में? यह आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग है। ऐसे कौन सी मोटर में होता है? तो हमें पता है दोस्तों, सीरीज में है तो सीरीज मोटर होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही होगा, श्रेणी कुंडलित मोटर, मतलब कि सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाउंड मोटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेक्टिफायर में फिल्टर का क्या उद्देश्य है? रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर का क्या उद्देश्य होता है? विद्युत धारा में वृद्धि करना, या रिपल को हटाना, या फ्लिकर को कम करना, या कार्यक्षमता में वृद्धि करना। तो हमें पता है ये जो रिपल है ना, ये रिपल को हटाने के लिए यूज किया जाता है। रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट का जो एसी के कंटेंट जो डीसी में आ रहे हैं इनको हटाने के लिए ही फिल्टर सर्किट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार की डीसी मोटर नो लोड पर प्रारंभ नहीं की जानी चाहिए? ऑप्शन ए श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी शंट कुंडलित मोटर, ऑप्शन सी श्रेणी कुंडलित मोटर, या ऑप्शन डी पृथक रूप से एक्साइटेड मोटर।
तो इसका राइट आंसर होगा डीसी मोटर को नो लोड पर कभी प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो टार्क होता है, स्टार्टिंग टार्क ये हाई होता है। कितना होता है? हाई होता है दोस्तों, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है डीसी सीरीज मोटर का। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य लाभ क्या है? इसमें फेज आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसमें कम्यूटेटर आपूर्ति नहीं होती, या यह स्वतः आरंभ हो सकती है, या यह आकार में छोटी होती। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को तो हम आईटी जैसे ही देखा जाए तो ऐसे ही स्टार्ट हो जाती है, तो यह स्वतः प्रारंभ हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ऑटोमेटिक हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब आवृत्ति में वृद्धि होती है तब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, धीमी गति हो जाती है, या गति तेज हो जाती है, या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, या गति बारी बारी से तेज और धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गति तेज हो जाती है, क्योंकि आपूर्ति मतलब कि फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हो जाएगी, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है ये भी क्या हो जाएगी? एनएस का मान ये भी बढ़ जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ताप विद्युत स्टेशनों में मुख्य रूप से बिजली उत्पादन करने के लिए कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? तो यहाँ थर्मल की बात की जा रही है, अर्थात ताप विद्युत में बिजली उत्पादन करने के लिए हम किसमें थर्मल मतलब कि कोयला का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? कोयला का यूज करते हैं। इसमें हम कोयला को जलाते हैं और उससे पानी गर्म होता है, और पानी को स्टीम जो टरबाइन होती है इस पे ब्लेड पर गिराते हैं, और टरबाइन घूमती है जिससे जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा होती है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके बाद है एचआरसी फ्यूज में एचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचआरसी फ्यूज में क्या होगा? इसका एचआरसी इसका है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। तो अब देखते हैं हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कौन से ऑप्शन में? तो उच्च विच्छेदन क्षमता भी बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी इसका सही है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी इसका राइट आंसर होगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल के पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, 75 क्वेश्चन। तो यहाँ पर टेक्निकल कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। टेक्निकल के कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो 25 क्वेश्चन होंगे, ये 25 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक के दोस्तों, नॉन टेक के होंगे दोस्तों। ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। थैंक यू।